Namaste, good evening, welcome to the Vijeta Academy. Myself Satish Jadhav, Director of this institute. Due to coronavirus, the whole world is going through very worst situation. So as to maintain the physical distancing, Vijeta Academy is starting online webinars, online courses. I know the audience who are listening me are from different part of the countries. That's why I am using English. I know about 8 languages. If you can ask me, you can deliver this lecture in Kannada, I can do it. But Kannada is not our national language. The people from Karnataka can understand me very well. But what about Punjab, Uttar Pradesh, Assam, Maharashtra, Madhya Pradesh? Okay, that's why I am using English. Okay, now I am going to start with what is MPSC, what is UPSC and other competitive exams. For that, I will use maximum Hindi so that each and everyone can understand what I am going to tell you. तो चलिए अपनी हिंदी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा कि आपको समझ में कैसा है, और जो भी टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे वो सारे टेक्निकल वर्ड्स मैं इंग्लिश में भी बताते जाऊँगा. ठीक है, तो हम पहले देखते हैं एमपीएससी और यूपीएससी होती क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. अपना लेक्चर ऐसा रहेगा कि हर एक बच्चे को समझेगा. क्लियर, बहुत ही इंटरैक्टिव बातें करने का मैं प्रयास करूँगा और आपने जो भी कमेंट्स वगैरह रहेंगे इसमें आप डाल सकते हैं, वो मैं रीड करूँगा और आपको उसी तरह से मैं जो भी चेंजेस है वो चेंजेस देने का प्रयास करूँगा. तो एमपीएससी पहले देखते हैं एमपीएससी क्या है. एमपीएससी मीन्स महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन. यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्र लोक सेवा आयोग. बोथ these commissions are mentioned in our constitution under article 315. ये दोनों भी जो कमीशंस है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविज़न की गई है. Means whatever the things which are provided in the constitution, all those things are related or belongs to the government. As these commission are provided in the constitution means these are the government commission. As MPSC for Maharashtra, same KPSC Karnataka Public Service Commission, GPSC Gujarat Public Service Commission, MPPSC मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन. तो हर एक स्टेट का खुद का कमीशन होता है. ये जो स्टेट का कमीशन है और साथों साथ सेंटर का दैट इज़ यूनियन का जो कमीशन है यूपीएससी, ये सारे कमीशंस का फंक्शन एक ही है. क्या है? तो जस्ट टू सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट एज अ ऑफिसर. गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं. पीडब्ल्यूडी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट है. ये सारे डिपार्टमेंट को रन करने के लिए कई ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, कई कर्मचारियों की ज़रूरत होती है. ये सारे ऑफिसर्स का सिलेक्शन करने का काम ये एमपीएससी और यूपीएससी करती है. ओके, तो दोनों में डिफरेंट क्या है? तो सिंपल डिफरेंट तो दिखता ही एक सेंटर पे और एक स्टेट पे है, लेकिन इनमें जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंट है वो देखना जरूरी है. देखिए यूपीएससी की उसके लिए हमको पोस्ट जानना जरूरी पड़ेगा. यूपीएससी में कौन सी पोस्ट होती है? आपने सुना होगा आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, बराबर. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोले तो आईएएस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज आईएफएस. ऐसे अबाउट 23 to 24 डिपार्टमेंट के जो टॉप के ऑफिसर्स होते हैं वो सारे ऑफिसर्स का सिलेक्शन करने का काम यूपीएससी करती है. तो एमपीएससी में कौन से ऑफिसर्स होते हैं?
तो एमपीएससी में देखो, आप सुना होगा कि डिप्टी कलेक्टर, उप जिला अधिकारी, डीवाईएसपी, तहसीलदार, बीडीओ, मंत्रालय डेस्क ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स ऑफिसर, ऐसी बहुत सारी पोजीशंस या बहुत सारी पोस्ट रहती है एमपीएससी में। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे अलग अलग पोस्ट के लिए एमपीएससी अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और एमपीएससी के लिए मैं डिटेल अलग सा सेमिनार आगे लेने वाला हूँ, बोले तो 28 को, ठीक है। तो हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी बेस ही जाएंगे जो कि सबको समझ में आएगा। और ये जो सेशन मैं दे रहा हूँ हार्डली 45 मिनट्स तो 1 आवर्स का रहेगा। मैं कॉन्फिडेंटली आपसे बात करूँगा कि जब ये 45 मिनट 1 आवर्स आप ये लेक्चर सुन के जाओगे, मैं यकीनन ये बात कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आपको बहुत समझा हुआ रहेगा, बहुत सारी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो मैं क्या बताता है कि डिफरेंट क्या होता है एमपीएससी यूपीएससी में, इनके ऑफिसर्स में। देखिए, आईएएस ऑफिसर बोले तो एक जिला अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, वो सेंटर का यूपीएससी का। तो एमपीएससी में क्या हो गया, तो डिप्टी कलेक्टर। कौन बड़ा होता है, तो कलेक्टर। कहाँ से आ रहा है, तो यूपीएससी से, बोले तो सेंटर से। तो सेंटर का आदमी स्टेट के आदमी से कभी भी स्ट्रांग होता है। ये क्यों होता है वो क्लियर करेंगे। इंडिया में क्या है, तो इंडिया ने फेडरलिज्म का स्वीकार किया है। फेडरलिज्म में क्या है, सेंटर और स्टेट के 2 यूनिट होते हैं। और सेंटर स्टेट में स्ट्रांग कौन होता है, तो सेंटर होता है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर का। सेम आप दूसरे भी एग्जांपल देख सकते हो। सेंटर का पीएम है, स्टेट का सीएम है, चीफ मिनिस्टर। तो स्ट्रांग कौन रहता है, तो पीएम रहता है। सेंटर में सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट में हाई कोर्ट है। कौन स्ट्रांग है, तो सुप्रीम कोर्ट है। तो सेंटर का देखें तो आप प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। स्टेट पे गवर्नर होता है, तो स्ट्रांग कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हर एक जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि सेंटर इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर दैन द स्टेट। ऐसी जब सिचुएशन, ऐसा जो भी कार्य प्रणाली होता है, इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। अब ये एमपीएससी रहे या यूपीएससी रहे, कोई भी एग्ज़ाम जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बता रहा हूँ मैं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोले तो एनी ग्रेजुएट कैन अपियर दिस एग्ज़ाम। कोई भी ग्रेजुएट जिस एग्ज़ाम को अपियर करते हैं वो एग्ज़ाम को हम जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोलेंगे। ये सारी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी ग्रेजुएट अपियर कर सकता है। बीए रहे, बीकॉम रहे, बीएससी रहे, इंजीनियरिंग रहे, मेडिकल वाला रहे, कोई भी ग्रेजुएशन वाला कैंडिडेट ये एग्ज़ाम अपियर कर सकता है। लेकिन जो ग्रेजुएशन होता है, जिसने वो ग्रेजुएशन किया है, वो ग्रेजुएशन कहाँ से होना होता है, यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने रिकॉग्नाइज़ किया होगा। क्लियर। तो हम आगे जाएंगे क्वालिफिकेशन के आगे। तो ये सारी एग्ज़ाम, बहुत सारी मैं एमपीएससी यूपीएससी स्टेट एंड सेंटर के जो कमीशन है इसके बारे में बता रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप जानते होंगे एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको बोला जाता है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर के लिए, ऐसे अलग अलग बोर्ड्स एंड कमीशंस रहते हैं। वो सारों का काम एक ही है, तो ऑफिसर्स का सिलेक्शन करना, ठीक है। और एक बात मैं बताने जा रहा हूँ, कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक ही कॉमन चीज़ होती है, एक ही कॉमन पढ़ने का रहता है, वो होता है, उसको बोला जाता है जीएस। कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पेपर बोल सकते हैं हम, जीएस। देखिए, क्लेरिकल की एग्ज़ाम लो, उसमें पेपर कौन सा रहता है, जीएस। पीएसआई एसटीआई जो क्लास 2 की एग्ज़ाम है एमपीएससी की, उसमें पेपर क्या होता है, जीएस। स्टेट सर्विस दैट इज़ डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी तहसीलदार के लिए जो एग्ज़ाम होती है, उसके लिए जो पेपर होता है उसमें मैक्सिमम क्या होता है, जीएस। यूपीएससी दैट इज़ आईएएस आईपीएस के लिए जो सिविल सर्विसेज उसका नाम बोला जाता है, वो भी एग्ज़ाम लो, उसमें प्रीलिम में भी जीएस है, मेंस में भी जीएस है। एवरीवेयर यू कैन फाइंड जीएस फ्रॉम क्लेरिकल टू कलेक्टर। तो क्या होता है प्रॉब्लम, देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, इस एग्ज़ाम कोई भी अलग अलग पोस्ट निकलती है, नोटिफिकेशन आता है, तो फॉर्म भरते वक्त तो क्या करते हैं, कोई क्लेरिकल का फॉर्म भर रहा है,
तो क्लरिकल का एक आधा किताब जाके बुक स्टॉल में लेके खरीदता है और चालू कर देता है। कोई PSI STI के लिए क्लास 2 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो PSI STI का किताब ले लेगा और चालू कर देगा। तो मैं इस चीज़ को मानता नहीं। डे बाय डे कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, तो ऐसा एक ही किताब पढ़ो जिसमें सारी एग्ज़ाम कवर हो। इससे पहले हम GS क्या पहले क्लियर करेंगे, फिर बाद में वो बता देंगे। तो GS मीन्स जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। इसमें क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट होता है? इट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी दैट इज सिविक्स, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स। ये मेजर सब्जेक्ट होता है। इन्वायरमेंट मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, इस सारे सब्जेक्ट को मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कोई ग्रेजुएट है, कोई अंडर ग्रेजुएट है, सबके लिए सेमिनार कॉमन है, लेकिन सबके लिए बहुत कुछ देने का मैं प्रयास करूँगा। तो ये सारे सब्जेक्ट मिला के पेपर सेटर क्या करता है, एक एग्जांपल 10-20 हिस्ट्री पे 10-20 क्वेश्चन बनाया, पॉलिटी पे 10-20 बनाया, इकोनॉमी पे 10-20 बनाया, साइंस पे 10-20 क्वेश्चन बनाया। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट पे वो एक अबाउट 100 क्वेश्चन बना दे रहा है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ये 100 क्वेश्चन जो बन जाता है, जो उसका पेपर बनता है, उस पेपर को हम क्या नाम दे दिया, GS। क्या हो गया वो, GS। अब मुझे बताओ GS में क्या बोला मैं स्टार्ट में, हिस्ट्री में मैं एग्जाम के दौर पे लेता हूँ महात्मा गांधी जी। अभी महात्मा गांधी जी जो है, हिस्ट्री मेजर पर्सनैलिटी हिस्ट्री की, मॉडर्न इंडिया की, तो महात्मा गांधी क्लेरिकल के एग्ज़ाम में भी पूछेंगे, क्लास 2 की एग्ज़ाम में भी पूछ लेंगे, क्लास 1 दैट इज़ तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर में भी पूछ लेंगे, सुपर क्लास 1 दैट इज़ UPSC की, IAS IPS की एग्ज़ाम में भी गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, बराबर ना। तो मुझे ये बताओ, गांधी जी पढ़ने के लिए कोई डॉक्टर होने की ज़रूरत है क्या? क्या बड़ा इंजीनियर होने की ज़रूरत है क्या? कुछ नहीं, गांधी जी कोई भी पढ़ लिया तो गांधी जी समझ जाता है। तो गांधी जी समझने के लिए कोई ग्रेजुएशन, बड़ा ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बताना है, इस एग्ज़ाम में आपने बहुत बड़ा इंजीनियरिंग किया है या मेडिकल किया है, बोलते आप पास हो जाएंगे और BA BCom वाले फेल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ये एग्ज़ाम सबके लिए कॉमन है। ये जो सिस्टम है सबके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बना के रखी है। इस प्लेटफॉर्म पे जो परफॉर्म करेगा उसको पोस्ट मिलेगी। ये परफॉर्मेंस के कुछ मायने हैं, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है। उसको जो फॉलो करेगा वो एक ही साल में थोड़ा जा सकता है। जो फॉलो करने के लिए दूसरा साल लगा रहे तो दूसरे साल में, तीसरा साल लगा रहे तो तीसरे साल में, डिपेंड। तो इस सिस्टम को समझना जरूरी है। क्लियर? बोले तो पेपर सेटर के दिमाग में जो चक्र चालू है, उस चक्र को भेदने का है, उस चक्र को तोड़ने का है। वो तोड़ने की जो प्रोसेस जो जल्दी जान लेगा वो 21 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट भी कर सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जान सकता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्रैक भी कर सकता है। ये जानना जरूरी है, तो उसके बारे में मैं बातें करने वाला हूँ। क्लियर? तो गांधी जी मैं बोला क्लरिकल के गांधी जी इजी रहेंगे, आगे क्लास 2 के गांधी जी थोड़े ज़्यादा स्पीडी जाते रहेंगे, क्लास 1 के लिए गांधी जी बहुत ही हाई स्पीड से जाएंगे, और UPSC वाले गांधी जी ऐसे आ रहे हैं, ऐसे वर्चुअल इमेज लगेगी। गांधी जी कहाँ से आए, कैसे गए, समझ में नहीं आएगा। वो संजय दत्त का पिक्चर है ना, मुझे बापू दिख रहे हैं, तो बापू दिख रहे हैं ना, वैसे वर्चुअल इमेज दिखेगी अपन को। जैसी पोस्ट रहेगी डिपेंड, बड़ी पोस्ट तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो जैसी पोस्ट रहेगी उसके हिसाब से भी क्वेश्चन सेट होते रहते हैं। ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम में रहने दो, वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सेट होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं एट द एंड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? अभी अंत में देखो, वैसा ही आप ज्योग्राफी ले सकते हैं,
उसमें समझो एक गंगा नदी ले रहे हैं तो गंगा क्लेरिकल टू कलेक्टर सभी जगह आ रही है, लेकिन डिपेंड ऑन द पोस्ट गंगा की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है। इकोनॉमी भी वैसी है, पॉलिटी सिविक्स भी वैसा ही रहेगा, एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन वैसे रहेंगे, डिपेंड ऑन द पोस्ट। क्लियर? तो मुझे एक बताना है कि ये जो जीएस है, जीएस की पढ़ाई करते वक्त प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम एक ही होता है, कई सब्जेक्ट अपने फेवरेट होते हैं, कई सब्जेक्ट अपने फेवरेट नहीं होते हैं। अच्छा लगता है, कई सब्जेक्ट पढ़ने को बहुत बोर लगता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? इसका कारण कौन है? इसका कारण हम खुद हैं। क्यों? समझिए, आप बीए ग्रेजुएट हो, बीए ग्रेजुएट हो आप, तो आपको साइंस पढ़ने को बोर होएगा, बराबर ना? एनवायरनमेंट के कई टर्म्स समझ में नहीं आएंगे, एकदम बोरिंग लगेगा, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस छोड़ ही चुके हैं ना। जो जाएगा आपको साइंस बोरिंग लगेगा। साइंस बैकग्राउंड वाला है, कोई बीएससी किया है या बीई या मेडिकल किया है, तो ऐसे कैंडिडेट को हिस्ट्री पढ़ने को बहुत बोरिंग लगेगा। ये क्यों होता है? और जो मैं ये बात बता रहा हूँ, ये सारी एग्ज़ाम के लिए है। आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, या कोई दूसरी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं ये बात कर रहा हूँ। तो पढ़ाई कैसी हो, हाउ टू स्टडी, बराबर? तो प्रिपरेशन कैसी हो, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो पढ़ाई करने के लिए क्या मांगता है जी? दिमाग। दिमाग बोले तो भेजा, बोले तो माइंड, दैट इज ब्रेन। गेटिंग? तो ये माइंड का खेल। आज आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? आपके दिमाग में कुछ तो नया डालने के लिए, कुछ नया मिलता है क्या, नई जानकारी मिलती है क्या, इसके लिए तो आप सुन रहे हैं ना। तो हम कोई लेबर वर्क करने के लिए इधर बैठे नहीं हैं, लाइव नहीं आए। हम किसके लिए आए? तो माइंड का कैसा इस्तेमाल किया जाए, माइंड को कैसा यूज़ किया जाए, माइंड को कैसा यूटिलाइज किया जाए, उसके लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो इसके लिए हम माइंड क्या चीज़ें समझना जरूरी है। ठीक है? तो माइंड दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ माइंड्स। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या है वो पहले क्लियर करेंगे। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्शियस बोल रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, ये तुम्हारा कॉन्शियस सुन रहा है। मैं घर से यहाँ तक आया हूँ, ये कॉन्शियस माइंड है। मैं स्कूल जाता हूँ, ये कॉन्शियस माइंड करने लगा था। मैं खेलता हूँ, कॉन्शियस माइंड। मैं रोता हूँ, कॉन्शियस माइंड। मैं जोक करता हूँ, कॉन्शियस माइंड। मैं पिक्चर फिल्म देखता हूँ, कॉन्शियस माइंड। मैं पढ़ाई करता हूँ, कॉन्शियस माइंड। तो जन्म से लेके आज तक आपने जो कुछ किया है वो सिर्फ तुम्हारे कॉन्शियस माइंड ने किया। किसने किया है? कॉन्शियस माइंड ने। तो सब कॉन्शियस माइंड क्या है? वो क्या करता है? वो कुछ भी नहीं करता है, वो आराम करता है। लेकिन दोनों में अगर वैल्यू वाइज डिफरेंस देखा जाए तो कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है और सब कॉन्शियस माइंड 90% है। ये 10% वाला कॉन्शियस माइंड ही सारे काम करता है, पढ़ाई करता है, जोक करता है, ध्यान में रखता है, छोड़ देता है, सब कुछ। जन्म से लेके आज तक इसी माइंड ने सब कुछ किया है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ किया है क्या? नहीं किया है। लेकिन कॉन्शियस माइंड का एक प्रॉब्लम है, वो जो कुछ करता है ना वो भूल जाता है। क्या? वो जो कुछ करता है वो भूल जाता है, बोले तो वो टेम्परेरी है। और सबकॉन्शियस माइंड कैसा है? परमानेंट है। एक बार उसने कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ विजुअलाइज किया तो परमानेंटली उसके पास रह जाती है। वो तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? परमानेंट माइंड। ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्यों बता रहे हैं? पढ़ाई से रिलेटेड है, तुम्हारी यूपीएससी एमपीएससी रिलेटेड है, तब जाके तुम अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो।
तो कोई भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट हमको सबकॉन्शियस के पास भेजना जरूरी है। देखिए ना, 2-4 दिन पहले आपने 4 दिन पहले आपने क्या नाश्ता किया आपको याद नहीं आता है। क्यों? जो नाश्ता करने लगा रहता है वो कॉन्शियस माइंड था, जो कुछ करता है वो भूल जाता है। उसने सबकॉन्शियस के पास वो भेजा ही नहीं था। मैं नाश्ता कर रहा हूँ बोला नहीं था, उसको दिखाया नहीं था, उसने देखा नहीं था सबकॉन्शियस ने, इसलिए परमानेंटली तुमको याद नहीं आएगा। ये दोनों के बीच में एक दरवाज़ा होता है, एक गेट होता है। उसकी जो चाबी है ना कॉन्शियस के पास रहती है। जब वो कॉन्शियस दरवाज़ा, वो गेट खोलेगा तो वो इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस के पास चली जाती है। एक बार उसके पास चली गई तो परमानेंट उसकी हो गई। लेकिन ये भेजता है कभी, वो दरवाज़ा खोलता है कभी, जब इसको अच्छा लगे तभी। जब तक इसका बोले तो कॉन्शियस का उस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा तब तक वो दरवाज़ा नहीं खोलेगा। इन्वॉल्वमेंट बोले तो उसको इंटरेस्ट आना मांगता है, वो काम करते वक्त उसको मज़ा आना मांगता है, वो एंजॉय करना मांगता है, तब जाके वो दरवाज़ा खोलेगा। जब दरवाज़ा खोलेगा पूरी की पूरी चीज़ें वो सबकॉन्शियस के पास चली जाएगी। लेकिन एक ही कंडीशन पे वो दरवाज़ा खोलता है, इन फ्यूचर किसने उसको कोई क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड तो उसका आंसर सबकॉन्शियस, वो कॉन्शियस को देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्शियस तो बातें करने वाला एट द एंड। देखिए 10 साल पहले आपने कोई पिक्चर देखा हो तो आज भी अपने टीवी सेट पे लगा हो तो आप लगे डायरेक्ट सीन आने से पहले बता देते इसके आगे ये सीन, कलर, डायलॉग, सीन सब कुछ एक्सप्लेन करता है, इतना फास्ट रिकॉल करके देता है। कौन दे रहा है आंसर? कॉन्शियस पूछता है इसके भाई इसके आगे क्या आने वाला है, तो सबकॉन्शियस बोलता है इसके आगे ये सीन है, ये कलर है, सब कुछ। देखिए कई दिन पहले, कई साल पहले अपना स्कूल का भी दिन याद आता होगा, याद आ रहा होगा आपको भी। स्कूल का एक आध दिन हमने झगड़ा किया था, स्कूल का एक आध दिन हमको टीचर ने पनिशमेंट की थी, चले गए ना, स्कूल तक चले जाओ, याद आ रहा होगा। एक आध दिन हमको टीचर ने बहुत अच्छा बख्शिश दिया होगा, जिसको बख्शिश मिला होगा उसको याद आएगा, सभी याद मत करो, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये क्यों याद आ रहा है? जो चीज़ हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे वो पूरा का पूरा सबकॉन्शियस में चला गया था, इसलिए याद आ रहा है। देखो मैं एक डायलॉग बोलता हूँ तो आप डायरेक्ट आंसर आपका सबकॉन्शियस दे देगा बिना सोचे, जिसको लगा डाला लाइट झींगा लाला, डायरेक्ट आंसर आए कि नहीं? ये दिल मांगे, देखो आंसर मोर, राम नाम सत्य है। समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हारे जो सत्य है, ये जो आंसर दे रहे हैं आप, ये कौन दे रहा है? तुम्हारा सबकॉन्शियस दे रहा है। कॉन्शियस सिर्फ सुन रहा है, और कॉन्शियस सुनते पटक करके उस सबकॉन्शियस को पूछ रहा है भाई ये राम नाम बोल रहे, क्या आंसर दूँ? सत्य है बोल दे। गेटिंग? ओके? तो वैसी सारी चीज़ें हैं। तो हम जब पढ़ाई करते वक्त हमारे कॉन्शियस को खुश रखना जरूरी है। जिस मेथड से उसको अच्छा लगे उस मेथड का यूटिलाइजेशन, उस मेथड का यूज़ करना जरूरी है हमारी पढ़ाई में। क्लियर? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का खुद का प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे तो सब्जेक्ट हमको अच्छा लगेगा। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को स्टोरी टाइप पढ़ो ना, समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप पे देख देख के पढ़ाई करो, बता ना। तो टॉलेमी बोलते हैं ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट ऑफ मैप मेकिंग, विदाउट मैप यू कांट स्टडी प्रॉपरली ज्योग्राफी। अच्छे मार्क्स लाना है, ज़्यादा दिन अपने सबकॉन्शियस में वो सारे फैक्ट्स रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैप्स का यूज़ करना पड़ेगा। गेटिंग? तो देखिए क्या होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में संयम नाम की चीज़ बहुत बड़ी होती है, पेशेंस। क्लियर? तो पेशेंस जो चीज़ है उससे रिलेटेड, तो पेशेंस का बेस कहाँ से आता है? संवेदना से, दैट इज सेंसेशन, संवेदनशील, सेंसिटिव वन। देखिए दो दोस्त हैं, एक तहसीलदार है, दूसरा कुछ नहीं। तो तहसीलदार को सारे लोग मान सम्मान देंगे, उसको अच्छी बातें करेंगे,
जो तहसीलदार ने उसका दोस्त, उसको बहुत बुरा लगेगा ना, उसको इंसल्ट फील होगा। दैट फीलिंग ऑफ इंसल्ट इज़ नथिंग बट द सेंसिटिव वन। तो संवेदनशील हो गया। उस संवेदना से क्या हो गया, वो जिद्द निर्माण हो गई उसमें, और जिद्द निर्माण से उसने टारगेट डिसाइड किया। अगर एक तहसीलदार है, इसको इतने लोग पहचानते हैं, इतने लोग इसकी वैल्यू कर रहे हैं, इसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मैं अगले साल डिप्टी कलेक्टर बनूंगा इससे ज़्यादा, या कलेक्टर बनूंगा इससे ज़्यादा लोग मेरा रिस्पेक्ट करें। वो तो टारगेट उसने क्या किया, जिद्द से कलेक्टर बनने का। लेकिन भाई एक कलेक्टर बनने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते पे क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर है, ये सारे सब्जेक्ट उसके मन के होंगे ऐसा नहीं है। गेटिंग? तो ये सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए किसका यूज़ करना पड़ेगा उसको, कॉन्शियस बोल तो एक सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसको पढ़ने में बोर हो रहा है, बोल तो किसको बोर हो रहा है, तो कॉन्शियस को बोर हो रहा है। तो इसके लिए उसको थोड़ा क्या करने का, खुद से तो पढ़ाई करके, अगर वो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो। दोस्त के साथ डिस्कस किया तो समझ में आ रहा होगा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो उसके लिए वो मेथड रहेगी, कॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करा होगा। अगर दोस्त भी हम गलती से पकड़ लिया तो तीसरी मेथड हो सकती है क्या, तो ये बहुत सारा हम इंटरनेट पे वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है, विजुअलाइज बेस होता है। बोल तो तीसरी मेथड उस सब्जेक्ट के लिए कॉन्शियस खुश हो रहा है तीसरी मेथड में। मुझको यही बताना है फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड तक आए। कब तक आए, जब तक वो सब्जेक्ट हमको पसंद नहीं आया, जब तक उस सब्जेक्ट को अपनाया नहीं हमने, जब तक वो सब्जेक्ट हमारा इंटरेस्टेड नहीं बना, तब तक उस सब्जेक्ट के लिए हमने टाइम दिया। टाइम देना, जो चीज़ हमको पसंद नहीं है उसको पसंदीदा करने के लिए जब हम टाइम देते हैं, उसको हम बोलते हैं संयम। तो हर एक सब्जेक्ट को हम संयम से देखेंगे, टाइम देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट बोले तो अपने कॉन्शियस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको हम टैकल करते जाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा बन जाएगा, अपना बनेगा। तो सारे सब्जेक्ट अपने बनेंगे, तो सारे सब्जेक्ट रिलेटेड हमारे क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम जाएंगे। हमने तो कॉन्शियस का कैसा प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना जरूरी है मैं बताया। हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, बेसिक पढ़ा, उसके नोट्स निकाले, रेफरेंस पढ़ा, उसके नोट्स निकाले, वो नोट्स एक बार फिर एक बार पढ़ लिया, लेकिन बोले तो उसका सेकंड रिवीजन किया, थर्ड रिवीजन किया। इतना करने के बाद भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, बराबर। हम वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ले लो भाई, हिस्ट्री देखो, एंशिएंट इंडिया है, उसमें आप जानते होंगे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये बहुत सारी चीज़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बराबर। तो इतना इंडस सिविलाइजेशन की बातें बता रहा हूँ, ये बहुत सारा तुम्हारा एंशिएंट है। मिडिवल में चले जाओगे हिस्ट्री में, तो उसमें क्या होता है, मुग़ल एम्पायर, मराठा एम्पायर, राजपूताना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मॉडर्न में आओगे तो इंडियाज़ फ्रीडम फाइटिंग, जो भी है इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह, तो इतना सारा हिस्ट्री आपने एक नहीं दो बार पढ़ा, बेसिक पढ़ा, रेफरेंस पढ़ा, उसका नोट्स निकाला, फिर बाद में उसका रिवाइज किया, एक नहीं दो बार तीन बार पढ़ा, तो भी कॉन्फिडेंस नहीं है ये क्वेश्चन आने वाला है। तो क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक आप इसको जज नहीं करोगे, जब तक आप इसको प्रेडिक्ट नहीं करोगे, तब तक तुम कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में नहीं जा सकते। गेटिंग? तो ये एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो पढ़ाई जो हमारी बोला में, बेसिक, रेफरेंस, नोट्स बनाना, ये सब यूनिवर्सिटी स्टाइल हो गया जी। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई नहीं है। लोग बार बार पढ़ो बोलते हैं, अरे बार बार पढ़ो बोल के कितना पढ़ेंगे भाई। तो एक तो आदमी
कोई भी कैंडिडेट एक बार पढ़ता है, फर्स्ट अटेम्प्ट देता है, फेल होता है, सेकंड अटेम्प्ट देता है, फेल होता है, थर्ड अटेम्प्ट देता है, फेल होता है। बोले तो उसका जो पढ़ाई करने का तरीका है या उसको ये सिस्टम को समझने का जो तरीका है वो गलत है। उसको ये सिस्टम समझी नहीं। पेपर सेटर के दिमाग में जो चक्र चल रहा है वो चक्र उसको समझ में नहीं आया, इसलिए तो बार बार वो फेल हो रहा है। और एक आधा स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है, क्रैक करके चला जाता है। बोल तो फर्स्ट अटेम्प्ट उसको समझ में आ गया, सिस्टम को ये मांगता है, उसके हिसाब से मेरी पर्सनैलिटी, मेरी पढ़ाई मुझे बदलनी पड़ेगी। मुझे यूनिवर्सिटी स्टाइल पढ़ाई करके कुछ काम आएगा नहीं। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, बेसिक पढ़ो, रेफरेंस पढ़ो, नोट्स बनाओ और वो नोट्स एक दो बार पढ़ो, उसके आगे उस सब्जेक्ट की वैल्यू मत करो। और सब्जेक्ट की वैल्यू ज़्यादा करोगे तो सब्जेक्ट तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं करेगा। गेटिंग? तो मुझे ये बताना है तो क्या चीज़ होता है, पेपर कैसा सेट होता है। बहुत सारा अपन मार्केट में सुनते हैं, पेपर एनालिसिस करो, पेपर एनालिसिस करो। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, एनालिसिस ये वर्ड जो है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए नहीं यूज़ करना। ये यूनिवर्सिटी का वर्ड्स हो सकता है। यूनिवर्सिटी में होता है, गए बार गंगा नदी पे शॉर्ट नोट पूछी थी, अब इस बार सिंधु पे आ जाएगी। गए बार गांधी जी पे शॉर्ट नोट पूछा था, इस बार अंबेडकर जी पे आएगा। वो उधर चलता है, इधर ऐसा नहीं होता है। गए बार गंगा पूछी तो इस बार भी गंगा पूछ सकते हैं। गए बार गांधी जी पूछे तो इस बार भी गांधी जी पे क्वेश्चन आ सकता है। डिपेंड ऑन द सिचुएशन। सिचुएशन से अच्छा है बोल सकते हैं डिपेंड ऑन द थिंग्स हैपनिंग। जो भी चीज़ें बाहर हो रही है, वॉट एवर द थिंग्स हैपनिंग, बोले तो हम उसको बोलते हैं न्यूज़। जो हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, सुनते हैं, या टीवी चैनल पे कोई न्यूज़ सुनते हैं, ये सारी न्यूज़ है। इस न्यूज़ बोले तो करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन सेट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम लाइव है। और मैं आपको प्रूव करके दूंगा क्यों बच्चा बार बार फेल होता है और क्यों बच्चा एक ही बार पास हो सकता है। ओके? तो ये जो करंट है, इस करंट का, करंट अफेयर्स का हमको एप्लीकेशन देना है। किसको? जो मैंने बोला ना, हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, साइंस को, इन्वायरमेंट को, इकोनॉमी को। मैंने इन सारे सब्जेक्ट को नाम दे दिया डेड मटेरियल। डेड, हिस्ट्री इज डेड, ज्योग्राफी डेड, पॉलिटी डेड, इकोनॉमी डेड, कर सारे इन्वायरमेंट डेड बोल दिया मैंने इसको। मैं बोला इस सारे डेड कंटेंट को, डेड मटेरियल को हमको करंट के साथ कोरिलेट करना आना मांगता है। तो करंट और डेड, इसका कॉम्बिनेशन करना जरूरी है। क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो करंट पे पूछ सकता है या डायरेक्ट डेड पे पूछ सकता है, लेकिन डेड और डायरेक्ट डेड नहीं होता, उसका करंट का कोरिलेशन होता है। करंट के साथ उसकी कनेक्टिविटी रहती है। क्लियर? तो देखिए, करंट इज ऑफ टू टाइप्स, एक प्योर करंट, एक अप्लाइड करंट। जो डायरेक्ट न्यूज़ पे क्वेश्चन आता है वो करंट, प्योर करंट हो गया। अप्लाइड बोलते हो उस जो भी न्यूज़ है उसका एप्लीकेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को दे देंगे। ओके? तो फॉर एग्जांपल उसके लिए कोई तो एक आधा एग्जांपल देता हूँ मैं, पेपर कैसा सेट होता है उससे रिलेटेड। देखिए, कोरोना वायरस ही ले लो। कोरोना वायरस न्यूज़ में, तो पेपर सेटर को तो कोरोना दिख रहा है। कोरोना क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, तो पेपर सेटर डायरेक्ट कोरोना वायरस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। कहाँ से आया, कौन से देश से आया, बराबर इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। सारे बच्चे कोरोना वायरस पढ़ाई करके जाएंगे और पेपर सेटर क्या कर देता है, घुमा देता है क्वेश्चन। वो कोरोना का डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर देता है किस पे,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को कनेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में मैं एक आधा रिवर बताता हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वर्ल्ड में तो बहुत सारी नदियाँ हैं। नॉर्थ अमेरिका ही देख लो, मिसिसिपी है, मिसौरी है, ओहियो है, टेनेसी है, कोलोराडो है, स्नेक्स है, कोलंबिया है, ऊपर वाली यूकॉन है, राइट साइड वाली सेंट लॉरेंस है। साउथ अमेरिका में चले जाओ, अमेजन है, ओरिनिको है, मैगडेलेना है, कौसा है, बराबर ना, पराना है, प्लाटा है, पराग है, बहुत सारी नदियाँ है साउथ अमेरिका में। आगे अफ्रीका में चले जाओ, नाइजर है, नाइल है, ऑरेंज है, वॉल है, लिम्पोपो है, जाम्बेजी है। इतनी सारी बहुत सारी नदियाँ अफ्रीका में देखने को मिलती हैं। आगे का एक कॉन्टिनेंट देख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, उसमें मोरे है, डार्लिंग है, मिशेल है, फ्लेक्सर्स है। और थोड़ा उसके ऊपर चले जाएंगे बोले तो अपना साउथ ईस्ट एशिया आ जाएगा। आपको पता ही है साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्री, 10 कंट्रीज आर देयर, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ब्रुनाई, ये सारे, सिंगापुर, ये 10 कंट्री को हम क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया। वहाँ पे भी नदी है, रेड है, यूनाम है, मेकोंग है, सैल्विन है, इरावती है। उसके ऊपर चले जाओ, चाइना आ जाता है, ईस्ट एशिया। उसमें क्या आएगा, हियांगो, यांगत्सी, सिकियाम। थोड़ा उसके ऊपर चले जाएंगे तो रशिया वाला पार्ट, साइबेरिया वाला, उसमें देखो अमूर है, लीना है, ओब है, एनएसी है। उसके लेफ्ट में चले जाएंगे और रशिया को क्रॉस करके यूरोप आ जा रहा है। रशिया दोनों में, एशिया और यूरोप में। यूरोप में जाए तो कितनी सारी नदियाँ हैं, ओब है, रोन है, राइन है, साइन है, तुम्हारा पो है, डॉन, डैनिस्टर, डैनिपर, वोल्गा, बहुत सारी नदियाँ हैं। और उसके साथ हम साउथ एशिया देखें तो इंडिया की बहुत सारी नदियाँ, उसमें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, इतनी सारी नदियाँ हैं। भाई इतनी सारी नदियाँ पढ़ने के बाद नदी पे क्वेश्चन क्या आता है, ये नदी कहाँ से सोर्स है, इसका सोर्स ऑफ इट्स ओरिजिन, इट्स ट्रिब्यूटरी, डैम ऑन इट्स कोर्स, cities located on its bank, or a dispute related with that river. क्लियर? तो इतनी सारी नदी पढ़ने के बाद हमको कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं। तो अगर ये कोरोना की कनेक्टिविटी हम देखेंगे तो ये कोरोना कहाँ से आया है? चाइना से। तो चाइना की मेजर कौन सी नदी है? हियांगो, यांगत्सी, सिकियाम। ये 3 नदियाँ जो है अपने नोट्स में जो बनाया नोट्स उसको टिक कर लो, तो उसमें से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि चाइना न्यूज़ में है, क्योंकि कोरोना न्यूज़ में है। तो शंघाई कौन से नदी पे है? शैरो ऑफ चाइना कौन से नदी को बोल सकते हैं? मैं सिंपल वे से आपको बता रहा हूँ। यही नदी पे क्यों क्वेश्चन पूछेंगे? क्योंकि हम न्यूज़ में है। ऐसी दूसरी न्यूज़ आई तो दूसरी न्यूज़ के साथ उस पर क्वेश्चन सेट होएगा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ। समझो गुजरात इलेक्शन चल रहा है, एग्जांपल के लिए गुजरात इलेक्शन, तो क्या क्वेश्चन आ सकता है इस गुजरात पे? इलेक्शन क्या चीज़ है, उसका आर्टिकल क्या है, ऐसा डायरेक्ट पूछ लेंगे। क्लियर? नहीं तो अगर हिस्ट्री पढ़ रहे तो गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल जो भी है उनको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि सारी पर्सनालिटी गुजरात से है। पॉलिटी पढ़ रहे तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन क्या है, या दो चार पर्सनालिटी दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। साथों साथ अगर साइंस पढ़ रहे तो साइंस में क्या पूछ सकता है? अगर इंजीनियरिंग मेडिकल वाले बच्चों का साइंस बहुत अच्छा है, बीए वाला बच्चा उसको देखते रहता है, यार इसको कितना जमता है, ये डॉक्टर तो इसको पूरा एनाटॉमी जमता है, एनाटॉमी क्या वो सारा सब बता देता है। या अपना स्केलेटन के बारे में बताएगा तो पैरेंटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल सारी चीज़ें बताता है वो डॉक्टर, और बीए वाला बच्चा उसको देखते ही रहता है, ये पास हो जाएगा बोलता है। इंजीनियरिंग वाला बच्चा तो न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ग्रीन थ्योरम, गॉस थ्योरम, टेलर थ्योरम, सारी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब बताता है, और बीए बीकॉम वाले बच्चे उसको देखते ही रहते हैं। उनको लगता है यार ये पास हो जाएंगे, हम नहीं पास होंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त।
जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ इसको फॉलो करो, 100% आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाओगे। 100%। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो बीए वाला बच्चा क्या सोचेगा अगर मैं जैसा बता रहा हूँ इस वे से जाके, वो सोचेगा यार ऐसा कुछ तो करंट और डेट को कनेक्ट करने का होता है। वो क्या देखेगा, गुजरात न्यूज़ में है, गुजरात से रिलेटेड साइंस की कोई पर्सनालिटी उसने पढ़ी होगी, उसको सामने आ जाता है विक्रम साराभाई, इसरो। तो विक्रम साराभाई उसके नोट्स में वो टिक कर लेता है और वो पढ़ के जाता है, तो विक्रम साराभाई उसको एग्जाम में दिखते हैं, समझे। और वही इंजीनियरिंग मेडिकल वाला बच्चा विक्रम साराभाई को पढ़ा नहीं, क्योंकि उस वे से वो गया नहीं, पेपर सेटर को जो मांगता है उसको उस वे से वो देखा नहीं, इसलिए विक्रम साराभाई उसको पढ़ने से रह गए। इसलिए विक्रम साराभाई का क्वेश्चन आया तो उसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, और बीए के बच्चों का क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर कर सकता है, बराबर करेक्ट आंसर दे सकता है। मुझे बोलना यही है कि कोई भी बच्चा, ये इससे आप क्लियर हो सकते हैं कि कोई बच्चा एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्लियर कर सकता है। गेटिंग। तो मैं 2 ही एग्जाम्पल दिए, 2 एग्जाम्पल पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ऐसा भी बात नहीं है। इसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, फॉलोअप लेना पड़ेगा, उस वे से जाना पड़ेगा, कौन सा बेसिक पढ़ना, कौन से रेफरेंस पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या उसमें से नहीं पढ़ना, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ों के लिए विजेता एकेडमी ऑनलाइन, अभी तो ऑफलाइन थोड़ा प्रॉब्लम ही है, लॉकडाउन की वजह से ले भी नहीं सकते, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर है, सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। वो ऑनलाइन प्योर ऑनलाइन रहेगा, यूपीएससी के लिए और एमपीएससी के लिए भी। तो ये जो ऑनलाइन कोर्स रहेंगे, यूपीएससी फाउंडेशन जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए है, यूपीएससी रेगुलर कोर्स वो ग्रेजुएट लोगों के लिए रहेगी, एमपीएससी अलग वे से मैं आने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन आपको देने वाला हूँ। मेरी बहुत ही अच्छी टीम है, फैकल्टी बहुत ही डायनामिक फैकल्टी है। विजेता बोले तो क्वालिटी रिलेटेड चलता है, प्योर क्वालिटी बातें करती है, यहाँ पे क्वालिटी चलता है, क्वालिटी बोलता है हमारा, नो एडवर्टाइजमेंट, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? इतने सिंपल बच्चे अपने क्लास से मेरे इंस्टीट्यूट से पास हुए हैं। जो चाइनीज के गाड़े पे काम करने वाला एक आधा स्टूडेंट मेरा 2-3 एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, आज मंत्रालय में ऑफिसर हो सकता है, तो आप क्यों नहीं करोगे? वो भी उसका एजुकेशन बीए है। एक वर्ली के स्लम में रहने वाली लड़की, एकदम माँ उसकी दूसरे के घर पे बर्तन वगैरह धो के उसको बहुत पढ़ाया, कीर्ति कॉलेज दादर में पढ़ती थी। वो लड़की पुलिस डिपार्टमेंट में आज ऑफिसर लेवल पे जा सकती है। एक मेरा स्टूडेंट बालाजी, मराठी में बोलते सालगडी, सालगड्याचा मुलगा तो वो लड़का जिसका पिताजी 24 आवर्स दूसरे के घर में, दूसरे के खेत में काम करके अपने बच्चों का है ना अपना घर चलाते हैं, ऐसा कैंडिडेट जो 40, 43, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में साइकिल पे घर घर जाके पोस्ट डालने का काम करता है, खुद बना के खाना, उसके बाद खुद का कपड़ा खुद धोना, ये सारे करने के बाद वो पढ़ाई को कितना टाइम रहेगा, उसमें 2-2.5 घंटा मेरा लेक्चर सुनना, ये करने के बाद वो पढ़ाई करता था। और ऐसी पढ़ाई करता था, उसको मिलता ही था कितना टाइम, सिर्फ 5-6 घंटा। वो 5-6 घंटे में कितने एग्ज़ाम क्रैक किए होंगे, और बीए ग्रेजुएट है वो भी। 5-6 घंटे में उसने अबाउट 11 एग्ज़ाम पास किया। 11, बालाजी अल्लड़वाड़ उसका नाम है। बहुत ही अच्छा कैंडिडेट, बहुत ही मेहनती, और हमारे माँ बाप हमको सब कुछ देते हैं तो भी हम 1 साल, 2 साल, 3-3 साल नहीं पास होते हैं।
मैं तो बहुत सारे इंजीनियर डॉक्टर को भी देखता हूँ, प्रीलिम क्लियर नहीं होते। क्यों? उनका वे ऑफ स्टडी प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, तो हमको उस बालाजी क्यों क्लियर कर सकते हैं, या बहुत सारे इसी सिंपल बच्चे क्यों क्लियर कर सकते हैं, उनको फॉलोअप लेता हूँ मैं, बहुत अच्छा फॉलोअप होता है। बोलते उसको बोलते हैं डायरेक्टर स्टूडेंट 1-to-1 मीट। हर एक बच्चों को मैं 8 दिन का टारगेट देता हूँ, वो टारगेट उसका अचीव हो रहा है कि नहीं वो देखता हूँ, उसका नोट मेकिंग में क्या प्रॉब्लम है क्या वो देखता हूँ, कौन से नोट्स कैसे बनाना वो बताता हूँ, कौन से किताबें पढ़ना वो बताता हूँ, कितने टाइम में पढ़ना वो बताता हूँ, अगर गलत हो रहा है तो उसको करेक्ट करके देता हूँ। तो कितने ही बच्चे रहेंगे, हर एक बच्चों को मैं टाइम पर्सनली देता हूँ, पर्सनली। ये मुझे बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो 500-1000 की बैच बैठा दी और चालू कर दिया, किसको समझ रहा है ना समझ रहा है कुछ लेना देना नहीं है। वैसा विजेता में होता नाही आहे, कभी नाही। कधी 1 रुपयाची कोणाची हाय घेतली नाही, प्रामाणिकपणे शिकवलं आहे आणि प्रामाणिकपणे द्यायचा प्रयत्न करतो आहे अजून पण। शिक्षणच राहिलं पाहिजे, एज्युकेशनच राहिलं पाहिजे, त्याला मी जपलं आहे आणि ते मी शेवटपर्यंत जपायचा प्रयत्न करतो आहे। ठीक है, तो देखिए फॉलोअप बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसमें हर एक स्टेप बताता हूँ, पढ़ना, नोट्स निकालना, उसके बाद ये जो पेपर होता है, पेपर प्रेडिक्शन करना। ये क्या मैं बोल दिया 2 एग्जाम्पल गुजरात का और कोरोना का बोले तो आपको समझ में आ गया, ऐसा होता नहीं, क्योंकि हर एक न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती है ऐसी नहीं है। कोई भी न्यूज़ का इन्फ्लुएंस, नेशनल इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, रीजनल लेवल का इन्फ्लुएंस जब तक नहीं होगा तब तक वो न्यूज़ पेपर सेटर नहीं लेगा। नहीं तो कोई 2 नगर से वो गली में कोई झगड़ा करे और वो ये पार्टी का वो पार्टी का, ये पार्टी के हेड वहाँ के, इस पार्टी के हेड वहाँ के, बोलते इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, ये सब नहीं होता। क्लियर? तो इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी न्यूज़ कितने इन्फ्लुएंस करती है उससे रिलेटेड मैं उससे बातें करता हूँ। ऐसे अबाउट 100-150 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पूरे साल की हम साइड में निकालते हैं, उससे रिलेटेड हम को रिलेट करते करंट डे, तब जाके 80-85% क्वेश्चन पेपर तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। और 80-85% तो कोई मेरिट नहीं लगती है यूपीएससी एमपीएससी की। एक मैं बात आपको शेयर करना चाहता हूँ, 2016-17 का जो यूपीएससी मेंस था, कई बच्चे जानते हैं, 23 जून को मैंने एक बच्चों को ऐसे दिया था वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वुमेन रिलेटेड गवर्नमेंट बहुत सारे कानून बना रहा था, इसलिए मुझे लगा कि यार ये वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड एखादा ऐसे बना के ले, चाहे तो जीएस में भी आ सकता है। तो जीएस का एक बड़ा क्वेश्चन सोशल इश्यूज़ का, उससे रिलेटेड वो भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक आंसर बना के रखा था, और एक वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड एक ऐसे भी मैं बना के दिया था बच्चों को, उनसे करके लिया था। और जब मेंस आई तो मेंस में डायरेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे ही आ गया, टाइटल भी नहीं बदला। मैं तो कभी बोला नहीं था कि टाइटल आएगा, मैं इतना बोला था कि वुमेन से रिलेटेड आएगा, लेकिन टाइटल मैंने ये दिया था कि वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो सचमुच में आहे जैसा वो क्वेश्चन आ गया, पूरा पेपर ही साइड में। मैंने कभी ये गलत काम नहीं किया, मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ भाई, पूरे हिंदुस्तान में मैं वो आदमी रहेगा कि वो 100% क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किया, पेपर ही प्रेडिक्ट कर दिया था, इतना स्ट्रांग मैं प्रेडिक्शन किया था, और मेरे बच्चों को उसका बहुत फ़ायदा भी हो चुका था। क्लियर है ना? अगर मेरी जगह कोई रहता तो बैनर लगा देता, ये क्वेश्चन ये आया, बैनर पे लिखा देता, और ये क्वेश्चन मैंने 23 जून 2016 को ही मैं बनाया था, ऐसा बोल देता। मैं वो काम नहीं किया। ये लाइव एग्ज़ाम है, ये प्रेडिक्शन बेस्ड एग्ज़ाम है, ये प्रेडिक्शन बच्चों का आना जरूरी है। क्लियर है? ओके। तो बहुत सारे बच्चे लोग मुझे मेसेज डाल रहे, थोडा मराठी में बातें करो। शुअर मी मराठीत बोलणारच आहे, कारण मला ऐकणारे बरेच, मला आसामहून फोन आलेले आहेत, पंजाबवरून पण बरेच लोकांचे मेसेज आहेत, त्याच्यामुळे मी थोडं हिंदीमध्ये बोलतो आहे, आणि मराठीमध्ये तर स्पेशल मी मराठीचं सेशन वेगळं ठेवणार आहे, स्पेशल मराठी MPSCसाठी खास 28 तारखेला मी डिटेल बोलणार आहे निश्चितच, आणि आता मी बोलत जाईनच, तसं काही हे प्रॉब्लेम नाही, हिंदी आपल्याला समजत असेलच। ठीक आहे, तर या सगळ्या गोष्टी आपण करूया,
त्यासाठी आपण ऑनलाईन चालू करतो आहे. ऑनलाईन चालू करताना मी कॉन्फिडंटली सांगेल 3-3.5 महिन्यात तो कॉन्फिडन्स मी त्या मुलाला देईन, 100% देईन. आणि ऑनलाईन चालू करतो म्हणजे फीस अव्वाच्या सव्वा नाही, नेग्लिजिबल फीस आहे. मला त्या खेड्याच्या मुलापर्यंत जायचं, मला त्या शेतकऱ्याच्या मुलापर्यंत पोचायचं, मला त्या गडचिरोलीच्या मुलापर्यंत पोचायचं, त्या नागपूरच्या मुलापर्यंत पोचायचं, त्या लातूर उस्मानाबादच्या मुलापर्यंत पोचायचं, त्या सिंधुदुर्गच्या मुलापर्यंत पोचायचं आहे. आणि जी मुलं तिथली मुलं, ते मराठवाडा, विदर्भ, कोकणात जे वेगळ्या ठिकाणची जी मुलं आहेत, ते शेतकऱ्याची आहेत, कामगाराची आहेत, मजुरांची मुलं आहेत, ह्या प्रत्येकाला परवडेल त्या पद्धतीची माझी फीस असणार आहे. माझी तर ऑफलाईनची फीस भरपूर आहे, पण मी ऑनलाईनची फीस नॉमिनल ठेवणार आहे ना. मॅक्स टू मॅक्स विजेता आहे, क्वालिटी काय विजेता आहे, लोकांपर्यंत पोचवायचं आहे मला एकदम कमी फीसमध्ये. मी UPSCची आता जाहीर करतो, UPSC फाउंडेशन कोर्स जे आहे ती पूर्ण वर्ष घेणार आहे, 1-2 महिना नाही, पूर्ण वर्ष मी हा कोर्स देणार आहे. आणि ते पण विकेंडला, कारण कॉलेजची मुलं असतात, त्यांचं तो अभ्यासाने दोन्ही मेंटेन करायचं आहे. सॅटर्डे संडे असेल, 2 दिवस मी पूर्ण वर्ष घेणार आहे. फक्त 8,000 फीसमध्ये पूर्ण वर्ष मी UPSC फाउंडेशन देणार आहे. आणि MPSCची फीस ती तर त्याच्यात मी पूर्ण राज्यसेवा देईन, ती तर मला बोलायची गरज नाही. MPSCचं वेगळं प्लॅटफॉर्म ठेवलं आहे, त्याची तर फीस एकदम त्या UPSC फाउंडेशनपेक्षा कमी ठेवणार आहे. जर 8,000 असेल तर निश्चितच 8,000पेक्षा कमी फीस असेल. त्याच्यात म्हणजे राज्यसेवा पूर्व मुख्य मुलाखत, PSI STI पूर्व मुख्य मुलाखत जे काय असेल PSIची, प्लस क्लेरिकल, म्हणजे MPSCच्या क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या सगळ्या एक्झामची एकाच प्लॅटफॉर्मवर तुमची तयारी करून देणार आहे, अत्यल्प फीसमध्ये, अतिशय कमी फीसमध्ये. आणि मी स्वतः प्रत्येक विद्यार्थ्याला कनेक्टेड राहणार आहे. मी प्रत्येकाला चेक करणार, प्रत्येकाला काय पाहिजे ते मी द्यायचा प्रयत्न करणार आहे. त्याचे नोट त्याच्यासाठी मी डाऊट सॉल्विंग सेशन वेगळं ठेवणार आहे. डाऊट सॉल्विंग प्रत्येकाचं मी वेगळं घेणार, माझा व्हॉट्सअप नंबर देणार त्याला, त्याच्याशी मी पर्सनली बोलणार, त्याचे फोटो घेणार मी नोट्सचे, काय प्रॉब्लेम आहे. जर तो कुठला विदर्भातला मुलगा असेल तर सगळ्या मुलांना जास्तीत जास्त फायदा कसं होईल ते फायदा करून देण्यासाठी विजेता अकॅडमी ही ऑनलाईन तुम्हाला घेऊन येते आहे. हे जरी संकट असेल तर या संकटाला मी संधी म्हणून बघतो आहे. आणि मी या संधीचं जास्तीत जास्त लोकांना कसं फायदा होईल ते फायदा द्यायचं मी प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे, निश्चित प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहे. तुम्हाला फक्त जॉईन व्हा माझ्यावर. मी बोलतो आहे म्हणून नाही, प्लीज. मी एवढं आहे की मी आत्तापर्यंत माझं एकच, म्हणजे मी बोलत नाही, मला बाहेरून मला रिपोर्ट येतात, मी एकच केलं, मी कोणत्या गोरगरीब मुलांचं हाय घेतली नाही 1 रुपयाची. माझ्याकडे जो येतो, जो फेल जरी झालेल पण तो जिंदगीत जिंकलेला असतो, विजेता झालेला असतो, तो कॉन्फिडन्स मी त्याला देतो. पण मॅक्स टू मॅक्स मुलं पास कसे होतील हे बघायचं मी प्रयत्न करतो. माझे काही असे बॅचेस आहेत झालेले आहेत, समजा 30 मुलाची बॅच असेल तर 30मधले मी 25 क्लिअर केलेले आहेत. 500चे मुलं घेऊन 5 पास केलेलं नाही मी. का होतात? कारण त्या मुलाला मी स्वतः भेटतो. जेव्हा मी स्वतः त्यांना भेटतो तेव्हा त्या मुलाचा कॉन्फिडन्स येतो, सर माझ्याबरोबर आहे. त्याच्यातले बारकावे मी त्याला सांगतो. एखादा BA ग्रॅज्युएट आहे, त्याला सायन्स करत नाही, सायन्ससारख्या कन्सेप्ट मी एवढ्या सिम्पल वेनं सांगून टाकतो की त्याला सायन्सची भीतीच निघून जाते. त्याला डायरेक्ट मी पेपर प्रेडिक्शन काय प्रकार आहे तो क्लिअर करून देतो. त्याच्यावर त्याचा एवढा कॉन्फिडन्स येतो की यस मी करू शकतो, मैं ये कर सकता हूँ. वो कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है. क्यों? उसके साथ मैं कंटिन्यू रहता हूँ, चाहे कोई भी ब्रांच रहे. हर एक ब्रांच को मैं विजिट करता हूँ, हर एक ब्रांच के बच्चों से मिलता हूँ, उनको टाइम देता हूँ, उस टाइम के साथ उनको फॉलोअप लेता हूँ. तब जाके मेरे बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है, तब जाके वो बच्चा कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को अपेयर कर सकता है और पोस्ट क्रैक कर सकता है. मेरे पास हर साल ऐसे कई बच्चे रहते हैं, 1 साल में 2-2, 3-3, 4-4 पोस्ट निकालते हैं. अभी बालाजी का एग्जाम्पल लिया. अभी एक मैं बच्चा बोला कि धनंजय नाम का लड़का, उसने 2-3 पोस्ट निकाली, आज मंत्रालय में. अगर वो चाइनीज़ बेचने वाला बच्चा ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते जी? बालाजी जैसा बच्चा कर सकता हो, आप भी कर सकते हैं. इसलिए मैं बहुत कम कीमत, बहुत कम फीस में आपको मैक्सिमम नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ. ऑनलाइन तो लेक्चर रहेंगे, साथों साथ ऑनलाइन के बाद में डाउट सॉल्विंग सेशन मेरे साथ रखने वाला हूँ.
हर एक बच्चों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मैं ये की बता सकता हूँ, जॉइन अस टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम मी, इट्स माई ड्यूटी। मैं बहुत अच्छी तरह से ड्यूटी देने का प्रयास करूँगा। क्लियर? तो ये इसके लिए हम अभी तो भाई फीस भी बता दिया, विजेता के बारे में इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप तो जानते ही होंगे। नहीं जानते होंगे तो मेरा व्हाट्सअप एक नंबर है, आप लिख सकते हो जी। व्हाट्सअप नंबर है 9892304508, 9892304508। ये नंबर, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। गए 14-15 साल से इस फील्ड में हूँ, जितना हो सके मैं देने का प्रयास करूँगा। मैं तो यही बताऊँगा कि ऑनलाइन बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए आया, जो कि ऑनलाइन से मैं बहुत कम ही फीस में मैं उसको जो ऑफलाइन में दे रहा हूँ उतना ही उधर दे दूँगा। 52 वीक के 52 टेस्ट, वो भी टेस्ट बायलैंग्वेज, मराठी और इंग्लिश फॉर MPSC। UPSC के लिए हिंदी और इंग्लिश, जैसा कमीशन का पैटर्न है उसी पैटर्न के साथ मैं आपको दूंगा। मराठी MPSC से बोललं तर सगळ्यात पहिले मी बायलँग्वेज टेस्ट देणारा माणूस आहे, दोन्ही भाषेत। क्लियर है? तो अच्छी फैकल्टी है, जब एक लेक्चर सुनेगा तो आपको लगना मिलता है यस आई गॉट समथिंग, मुझे बहुत कुछ मिल रहा है इधर, तो वो देने का मैं प्रयास करूँगा। तो मेरा ये नंबर आपको मिल ही गया होगा, मेरा फेसबुक पेज आपने देखा ही है, तो उस पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। क्लियर? तो हम जल्द ही बोले तो 28 तारीख को फिर एक बार मिल रहा है डिटेल MPSC से रिलेटेड बातें करने। उसके बाद हम UPSC का एक अलग सेमिनार रखेंगे, उसका डिटेल हम बातें करेंगे UPSC रिलेटेड। और जब मैं MPSC का 28 तारीख का सेमिनार रहेगा वो पूरा मराठी में रहेगा, पूर्ण मराठी, त्यावेळेस मी लेक्चर देईन तुम्हाला। त्याच्यामुळं आता मी हिंदीत बोललो बरेच वेळ, त्याच्यामुळं बऱ्याच लोकांना वाटलं असेल हिंदीत का बोलतायत सर, कारण मी जिथं आहे मुंबईमध्ये जरी असेल, इथं जरी मुंबईचंच एक्झाम्पल गेलं तर इंग्लिश मिडियमचे मुलं असतात, काही हिंदी नॉर्थ इंडियन मुलं असतात, उत्तर भारतीय आहेत, साऊथ इंडियन दक्षिण भारतीय मुलं असतात, त्यांचं थोडं मराठी वीक असते। त्याच्यामुळं आपण त्याला प्रयत्न केला आपण की हिंदीमध्ये त्यांना आपण पोचणं गरजेचं आहे। ठीक आहे मित्रांनो, मी जास्तीत जास्त बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला शेअर करायचा प्रयत्न केलं, वेळ कमी आहे, कारण एवढ्या वेळेत तुम्ही ऐकत बसणं हे मला पण योग्य दिसत नाही, कारण आपल्याला एवढ्या वेळ बसायची सवय नसते, कारण व्हिडिओज बघत असतो यूट्यूबवर वगैरे शॉर्टमध्ये, तर एवढा मोठा लेक्चर तुम्हाला योग्य दिसणार नहीं, म्हणून मी कमी वेळेत आवडतं घेतलेला आहे। ठीक है? तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आपको शेयर किया, मेरा फेसबुक पेज है, अपना यूट्यूब चैनल है विजेता IAS एकेडमी। इस चैनल पे मैंने कई वीडियो डाले, वो भी आप देख सकते हो, आपको कैसा लगता है वो भी बता सकते हैं। तो 28 तारीख को हम फिर एक बार मिलेंगे फॉर MPSC डिटेल स्टडी। MPSC से रिलेटेड बहुत सारी चर्चा मैं करूँगा, एकदम डिटेल मी MPSC बद्दल तुमच्याबरोबर बोलेन। त्यावेळेस आपण डाऊट सॉल्विंगसाठी पण काही मेसेजिंगचा एक वेगळा पार्ट आपण ठेवूया। ठीक आहे? तर आपण इथं थांबूया। धन्यवाद।